for any two bodies mass m1 और m2, मान लो उनके बीच में सेपरेशन r है ना, so there must exist a gravitational force between them. तो उनके बीच में बेसिकली एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, दो मास के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, म्यूचुअल, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन m1 एंड m2, तो m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो दो मास है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, द फोर्स बिटवीन देम इज, है ना, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। बेसिकली वेयर हम बोल सकते हैं कि वेयर, जहां पे कि जी इज यूनिवर्सल, जी को ना यहाँ पे जो कैपिटल जी हम यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जी का वैल्यू शायद तुम लोगों को पता है, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Perhaps you all know this, that G's value is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। ये म्यूचुअल मतलब है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि अगर m1 m2 का अट्रैक्ट कर रहा है ना, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, तो है ना, अगर m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो m1 भी m2 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है ना। F12 क्या है ना, दैट इज फोर्स ऑन m1, है ना, ड्यू टू m2, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, एंड F21 क्या है, F21 इज फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, तो m2 के ऊपर फोर्स m1 के वजह से है, F21, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, F12 है ना, वेक्टोरियली इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। समझ में आ रहा है ना। ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट मतलब दोनों एक दूसरे को जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे को जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, नाउ अगर मान लो, है ना, ये एक ना वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये था स्केलर प्रेजेंटेशन,
ये क्या था? स्केलर प्रेजेंटेशन। ठीक है। व्हाट इज वेक्टर प्रेजेंटेशन? वेक्टर प्रेजेंटेशन है, वेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि basically what we'll do is we'll first consider a frame of reference. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेसिकली क्या है कि दो अलग अलग पॉइंट है। मान लो देयर आर टू, मतलब ए और बी या फिर वन मास m1 और मास m2, दो अलग अलग पोजीशंस में है। लेट्स से मास m1 एंड मास m2 आर एट डिफरेंट पोजीशंस। मान लो यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे है मास m2, है ना। मास m1 m2 अलग अलग पोजीशंस में है, ठीक है। तो उनका हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो उनका पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले तो पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करके देखेंगे, ड्रॉ करने के बाद हम डिफाइन कर लेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो मान लो m1 का जो पोजीशन वेक्टर है, हम्म तो बेसिकली यहाँ पे जो m1 का पोजीशन वेक्टर है वो ये है ना। और फिर m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लो ये है, ठीक है ना। ओके। तो m1 का पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या है यहाँ पे? लेट्स से द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब है ना, या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन है m1 का पोजीशन वेक्टर का r1 वेक्टर, m2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, m1 के ऊपर जो फोर्स आ रहा है m2 से, है ना, व्हाट इज फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 जो है ना, वो कौन से डायरेक्शन में होगा बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले तो आई कैन ड्रॉ m2 पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू m1। ये है m2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू m1, है ना। इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, r2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। तो r2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, है कि नहीं बच्चों? ये सब लोगों को पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 है कि नहीं, है ना। तो बेसिकली m1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है m2 के वजह से, है ना, m1 m2 को जो खींच रहा है ना, वो तो इस डायरेक्शन, मतलब आई मीन m2 जो m1 को खींच रहा है, ठीक है ना, m2 जो m1 को अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, है ना, m2 के ऊपर जो फोर्स आ रहा, मतलब m1 के ऊपर जो फोर्स आ रहा है m2 के वजह से, वो ये डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, है ना। m1 के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, समझ में आया, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्शन क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 के डायरेक्शन में है कि नहीं, है ना। m1 के ऊपर जो फोर्स आ रहा है m2 के वजह से, उसका डायरेक्शन क्या है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है कि नहीं? यस ये सर। ओके। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, स्केलर प्रेजेंटेशन हो जाएगा
जी m1 m2 अपॉन r2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। ये स्केलर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ना, मॉड का स्क्वायर, अच्छा वेक्टर, है ना। ऐसे लिख सकते ना, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, यस उनके सर। बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा वेक्टरियली इसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, इसका डायरेक्शन क्या है, जी m1 m2 r2 विथ रिस्पेक्ट टू वन के डायरेक्शन में है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के डायरेक्शन में है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के डायरेक्शन में है, मतलब आई कैन राइट इट एज r2 विथ रिस्पेक्ट टू वन यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, r2 विथ रिस्पेक्ट टू वन यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अरे डायरेक्शन यही है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो हाँ सर। डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि और कोई वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी तो असाइन करना है ना, तो अगर डायरेक्शन असाइन करना है तो डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के डायरेक्शन में है, फोर्स। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के डायरेक्शन में है फोर्स, है ना, है कि नहीं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर लो ना, तो उससे डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ ना। यस नो, यस सर। am I audible? Yes, यस sir. सबको सुनाई दे रहा ना, यस सर। तो समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ सर। Yes, sir. तो किसने रेस्पॉन्ड नहीं किया जब मैं पूछ रहा था, implies, है ना, F12 जो है ना, फोर्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू जो है, दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r2 विद रिस्पेक्ट टू वन, ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं ना। यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं ना। वेरी गुड, है ना, ये ठीक है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना, फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ये आ गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बस है ना, इसका फॉर्मेशन थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में r2 1 मैग्नीट्यूड, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका जो ये उसका क्यूब आना चाहिए यहाँ पे, है ना, पोजीशन वेक्टर टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है ना, इसका क्यूब आना चाहिए इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये वेक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू जी m1 m2, है ना, बाई जो r21 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन क्या है, r2 माइनस r1 वेक्टर, है ना। लेकिन इसका मॉड हमने लिया है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया है नीचे, है ना, उसका क्यूब है, और ये r21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ वन, है ना। ये हो गया वेक्टर प्रेजेंटेशन, समझ में आया बच्चों?
Yes, sir. वेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए क्या है कि दोनों मास का पोजीशन वेक्टर पहले डिफाइन करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हो, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली वो हमारा चॉइस है ना, हम डिफाइन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस ऑफ फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू टू। देखो नीचे वाला पार्ट है, तुम ये जो मैग्नीट्यूड है, तुम R2 माइनस R1 लिखो या फिर R1 माइनस R2 लिखो, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो सेम होगा ना। R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये तो सेम हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो बस यहां पे हो जाएगा R1 माइनस R2, सो दैट इज इक्वल टू GM1 M2 होल डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, उसका होल क्यूब, है ना, होल इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा और क्या, ठीक है ना। इज इट क्लियर, है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया अभी वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन आज मुझे लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो व्हाट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हर मास का एक अपना इन्फ्लुएंस रीजन होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन होता है जिसमें कि वो कोई दूसरे मास को अट्रैक्ट कर पाता है, जहां पे कि वो कोई दूसरे मास को, है ना, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करेंगे अभी, है ना। कोई आया है अभी ज्वाइन किया है समवन, कि उसका नाम नहीं है यार, क्या लिखा है 1XBKZDDFIOL, है ना। ये कल भी शायद इसी नाम से आया था, ये लड़का या लड़की है, क्या नाम है? स्वाति मैम है सर। अच्छा स्वाति मैडम है। नहीं, स्वाति मैडम को तो नाम आया था अभी, मैंने अलाउ किया था तो। पर वीडियो में उनका फेस दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये शायद फोन का मॉडल नंबर होता है। हाँ, नाम नहीं चेंज करने से वही शो करता है। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बेसिकली, है ना, कोई भी पर्टिकुलर मास है ना, यू टेक कंसीडर एनी मास m, you consider basically any particular mass m,
ठीक है ना। उसका उस मास का, है ना, एक अपना इन्फ्लुएंस रीजन होता है। एक अपना इन्फ्लुएंस रीजन होता है मतलब कि, है ना, it can basically attract another mass within its influence region. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो मान लो एक मास m है ना, इफ देयर इज पर्टिकुलरली अ मास m, तो उसका अपना एक, है ना, इन्फ्लुएंस रीजन है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। अब उस फील्ड रीजन के बीच में अगर कोई मास आ जाएगा m नॉट, तो ये मास जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। m नॉट अगर यहाँ पे है ना, देन देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो हर मास एक दूसरे मास को ना, अर्थ, है ना, हमको अट्रैक्ट करके रखा है अपने सरफेस के ऊपर, है ना। अर्थ से हमें अट्रैक्शन महसूस कैसे होता है? बिकॉज वी आर विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ अर्थ, है ना। जब हम स्पेस में होते हैं तो अर्थ, है ना, हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। हमारे ऊपर अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है जब हम स्पेस में होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन जो है पहुंच नहीं पाता है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है ना, it is a region of influence of a mass. It is the region of influence of a mass, है ना, within which it attracts another mass। ठीक है ना। तो अगर हम ये बोले ना कि मान लो ये m1 एक मास है, one point mass is m1, the other point mass is m2, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? The distance between them is r. So what is the distance between them? Let's say the distance between them is r, है ना। तो फिर उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 कितना होता है? F इक्वल टू, क्या होता है? F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि m2 इज विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ m1, और m1 जो है दैट इज आल्सो विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ m2। तब जाके m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। अदरवाइज व्हाट आई कैन से इज दैट, मान लो ये m1 है ना, मतलब इसका एक ग्रेविटेशनल, और यहाँ पे m2 है ना, मतलब ये भी है कि ये ना दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन के मतलब के अंदर है, मतलब बेसिकली दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है वो ओवरलैप कर रहा है या फिर वो इंटरेक्ट कर रहा है। द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, है ना, ऑफ बोथ m1 एंड m2 interact with each other, है ना। द ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ m1 एंड m2 interact with each other, है ना। m1 और m2 का जो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है, ते बेसिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब जाके दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? या फिर दे ओवरलैप विद ईच अदर, है ना, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? है ना। तो हाउ डू वी डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी?
है ना। तो फिर यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कोई भी पॉइंट में कितना होता है। मतलब इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, है ना। फील्ड हम बोल देते हैं, है ना, हर मास का अपना एक, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है, जिसके अंदर अगर कोई और मास आ गया तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब, है ना, कितना फील्ड है, मतलब कोई भी पॉइंट पर कितना फील्ड है, एक मास के वजह से कोई भी पॉइंट पर कितना फील्ड है, या फिर एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है ना, वहां पे अलग अलग पॉइंट पर कितना फील्ड है, फील्ड का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो मान लो, है ना, मैं मानता हूं कि ना ये एक रीजन है ना, ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया तुमको, मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया है एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, ठीक है ना। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में अलग अलग पॉइंट पर, है ना, फील्ड का तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। आर्बिट्ररी पॉइंट्स पर मान लो ये पॉइंट है ना, ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो पी है, मतलब, है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ए में कुछ अलग होगा, बी में कुछ अलग होगा, सी में कुछ अलग होगा, पी में कुछ अलग होगा ना। तो उसका जो मेजर है ना, कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, दैट इज कॉल्ड ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो मान लो एक मास है, एक मास m, है ना, पॉइंट पी में है, अगर, है ना, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, है ना, एनी मास, एक तो ये तो एक, है ना, एक पॉइंट है ना, एनी मास will experience, है ना, a net gravitational force, है ना, when placed in a region of external gravitational field। समझ में आ रहा है बच्चों। कोई भी मास जो है ना, उसके ऊपर एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, है ना, when it is placed in a region of external gravitational field, जब उसको हम एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है। यस सर। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस केस में बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बोला कि रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए मास विद इन विच, है ना, इट अट्रैक्ट्स अनदर मास। मतलब के ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, एक मास का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर कोई दूसरा मास आ गया तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो दूसरा मास आ रहा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पहले मास के ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में आ गया। अब पहले मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है ना, ये दूसरे मास के लिए एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल रीजन है कि नहीं, एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं। यस सर। समझ में आ रहा है, समझ में, हाँ सर। Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है ना, Yes, यस sir. सर। सबको, सब लोग कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसका मतलब है
any mass will experience a net gravitational force when placed in a region of external gravitational field. तो मान लो ये ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मास m रख लिया यहाँ पे पॉइंट p में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, क्योंकि वो अभी एक्सटर्नल फील्ड रीजन में है कि नहीं। ये जो मास m को मैंने एक फील्ड रीजन में रखा है, लाके पॉइंट p में रखा है, इस पॉइंट में इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा, Yes, sir. है ना। ओके, let the gravitational force on mass m, है ना, placed in the gravitational